चरणदास महंत, श्री चरणदास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन विधेयक का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज भगवान महावीर, महात्मा गौतम, महात्मा कबीर, बापू गांधी, बाबा घासीदास के सपनों के अनुरूप और उन्हीं के अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जनता को आज उनका राज्य मिल रहा है। आज मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया है उनको सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का इतिहास क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है। 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में जो विद्रोह हुआ वो छत्तीसगढ़ के निवासियों के मन में अस्मिता का, उनकी निजता का भान कराया और इसीलिए छत्तीसगढ़ की मांग आज की मांग नहीं है। छत्तीसगढ़ की मांग 1924 में सबसे पहले त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में उठाई गई थी। छत्तीसगढ़ की मांग को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान उठाई गई और आज इस मांगलिक कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हमारे पूरे सांसद सदस्यों के अलावा जिन महारथियों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने, मुख्यतः माधवराव जी सप्रे, शहीद वीर नारायण जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह जी, डॉक्टर प्यारेलाल सिंह जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ब्रिजलाल वर्मा, विश्वनाथ तामस्कर, छेदीलाल बैरिस्टर, ई राघवेंद्र राव, चंदूलाल चंद्राकर, बिसाहूदास महंत, केयूर भूषण, लोचन प्रसाद पांडे, पुरुषोत्तम कौशिक, पवन दीवान, विद्याचरण शुक्ला और माननीय दिग्विजय सिंह जी के सहित हमें जिन सांसदों और विधायकों ने और साथ ही साथ जिन छत्तीसगढ़ महासभा के, भारतीय संघ के, संघर्ष मोर्चा के, छत्तीसगढ़ पार्टी के, छत्तीसगढ़ मंच के, गुड़वाना पार्टी के, विकास मंच के, पिछड़ा वर्ग समाज के, छत्तीसगढ़ फौज के और छत्तीसगढ़ के धरना देने वाले सदस्यों ने जिस अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन करके ये अवसर दिया है, मैं आज सबसे पहले उनको नमन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हाँ, उनके लिए भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आज श्रावण मास की सोमवती अमावस्या है माननीय सभापति जी, और ये श्रावण का महीना श्रवण जी के नाम से, जो मातृ पितृ के भक्त हैं, उनके नाम से जाना जाता है। मैं आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को आशीर्वाद दें, छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को आशीर्वाद दें कि वो भी अपने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा श्रवण की भांति कर सके। यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में आज का दिन हरेली के नाम से जाना जाता है। हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन छत्तीसगढ़ के किसान अपनी बोनी समाप्त करके अपने कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, उल्लास मनाते हैं। आज इस गौरवशाली सदन में छत्तीसगढ़ का बीज रोपित हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ को इस सदन के अंदर रोपण किया है और इसलिए मैं उन कृषि यंत्रों के बजाय उन सभी महामनाओं का, जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया, उनकी पूजा करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ के माटी में, छत्तीसगढ़ की माटी से समृद्धि के नए पुष्प खिलेंगे। सदन में पुनर्गठन के विधेयक पर पुनर्स्थापना के समय और अभी भी छोटे राज्यों की बहुत खिलाफत की जा रही है। उन सभी साथियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, त्रिपिटक गणतंत्र के इस श्लोक की ओर ध्यान चाहूँगा। लघुरपि गणतंत्र समृद्धि प्राप्य शोभ्यते, दुग्ध धारणी सवत्सा यथा पूज्यन्ते सदा। जिस तरह से दूध देने वाली गाय अपने बछड़े के सहित
सर्वत्र पूजी जाती है, मानी जाती है, उसी तरह से अगर गणतंत्र छोटा भी हो और समृद्धशाली हो तो वो भी पूजनीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो बनेगा एक समृद्धशाली राज्य बनेगा। हमारे पास समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए वो मूलभूत सभी अधिकार हैं, वो मूलभूत सभी आवश्यकताएं हम पूर्ति करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ को एक नए समृद्धशाली राज्य के रूप में इस देश के नक्शे में स्थापित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ का विस्तार केरल से 6 गुना और हिमाचल प्रदेश से 5 गुना बड़ा है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ 1,35,194 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका भूभाग मध्य प्रदेश का 30.52% और देश का 4.1% स्थान रखता है और इस तरह से इसका भूभाग पंजाब, आसाम और वर्तमान हरियाणा से भी बड़ा है। 3 प्राकृतिक खंडों सतपुरा की उच्च समभूमि, महानदी एवं सहायक नदियों के मध्य भाग और बस्तर के पठार में फैला हुआ है छत्तीसगढ़। 1991 की जनगणना की आबादी में, जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, 1,76,14,928 की जनसंख्या वाला प्रदेश बनेगा, जिसका घनत्व 127 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होगा। कृषि के क्षेत्र में हम 60% से अधिक भूमि में कृषि करते हैं और लगभग 88% छत्तीसगढ़ की जनता कृषि से अपना जीवन यापन करती है, जो मध्य प्रदेश का 33% का हिस्सा होता है। जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की तुलना में हमारा उत्पादन 79.25% है और अनाज के उत्पादन में 29.93% है, जबकि मात्र सिंचित भूमि 19.5% है। आदरणीय सभापति महोदय, हमने यदि अपने नदियों का सही उपयोग किया, अपनी सिंचित भूमि को बढ़ाया, तो ये वो दिन दूर नहीं कि हम एक समृद्ध राज्य आपको दे पाएंगे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वंदना शिवा ने तो इस छत्तीसगढ़ को सिर्फ धान का कटोरा नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि धान की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि छत्तीसगढ़ के उन्नत किस्मों की धान के प्रजातियों की चोरी अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जा रही है। मैं आप सबके सामने ये निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रिछारिया का ये मानना है कि पूरे विश्व में मात्र 12,500 प्रजाति के धान मिलते हैं और मुझे ये कहने में अत्यंत प्रसन्नता है कि 10,000 प्रजातियां मात्र छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी हम सोयाबीन, दलहन, तिलहन की प्रचुर मात्रा में खेती कर रहे हैं और आज हम अपने समृद्ध एक राज्य बनाने की कल्पना कर रहे हैं। वन के क्षेत्र में हमारा प्रतिशत 43.85% है। हमारा छत्तीसगढ़ अन्य प्रदेशों की तुलना में अच्छे वनों से आच्छादित है। कीमती लकड़ी है, साल है, सागौन है, साजा है, सरई है, बीजा है। इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के तेंदूपत्ता की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ है। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में बांस के प्रसिद्ध वन हैं। आपने सुना होगा कि जड़ी बूटियों के अथाह भंडार हैं। और आपको याद होगा माननीय सभापति महोदय, जब लक्ष्मण जी को बाण लगी थी तब गंधमार्दन पर्वत से जो औषधि बूटी लाई गई थी, ऐसा हमारे क्षेत्र का मानना है कि वह पर्वत भी छत्तीसगढ़ के इलाके में है और आज वह अकूत संपदा हमारे पास औषधि के रूप में भी विद्यमान है, जिसका दोहन होना भी बाकी है। कृषि वन उपज अगर हम बात करें तो हर्रा, बहेरा, आंवला, चिरौंजी और महुआ फूल 60 चीज़ हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैं आपसे बिजली के उत्पादन की क्षमता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हम मध्य प्रदेश का 35.66% उत्पादन करते हैं, जबकि हमारी खपत मात्र 23.88% है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1240 मेगावाट, हसदेव बांगो हाइडल प्रोजेक्ट 120 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता रखती है और हम भविष्य में 2641 मेगावाट और उत्पादन करने का प्रयास करने जा रहे हैं। और यदि हमारे यहाँ की नदियों में महानदी, हसदेव, जोग, खारून, शिवनाथ, अरपा, पैरी, इनका हमने ठीक से दोहन किया तो आने वाले भविष्य में हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से
जो बिजली का उत्पादन होगा वो एक समृद्धशाली राष्ट्र को, एक समृद्धशाली प्रदेश को जन्म देगा। छत्तीसगढ़ की खनिज के मामले में बहुत सारे साथियों ने कहा है, हम हजारों करोड़ रुपए की राशि इस मध्य प्रदेश को प्रदान करते हैं। आदरणीय श्यामाचरण जी शुक्ला ने अपनी बात कहते कहते ये बात शायद याद नहीं रखी कि हीरे की खदान हमारे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है, देवभोग में है, और मध्य प्रदेश का 100% हीरा छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का 100% टीन का अयस्क छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का 100% क्वार्टजाइट का अयस्क छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का अलेक्जेंडराइटिस 100% छत्तीसगढ़ में है। लौह अयस्क 99.59% में, डोलोमाइट 99.79% में और कोयला 46% में। इस तरह से लगभग 27 मूल्यवान खनिज हमारे छत्तीसगढ़ के भंडार में भरे पड़े हैं। पुरातन की संस्कृति, पुरातन संस्कृति और प्रकृति की निकटता ही छत्तीसगढ़ की पूंजी है। इसलिए मैं इस सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ छोटे राज्य ही सही मगर एक समृद्धशाली राष्ट्र बनेगा। मैं कुछ साथियों ने पुनर्स्थापन के दिन भी और आज भी इस बात को कहा कि पिछले राज्य पुनर्गठन आयोग में जब प्रांतों का बंटवारा हुआ था तो किसी भाषा को लेकर हुआ था। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं कि तब राज्य पुनर्गठन के विचार में जो भाषा का महत्व था उसके पीछे एक और कारण था। तब हम चाहते थे कि हम अंग्रेजी के आधिपत्य को धीरे धीरे समाप्त करें और इसलिए हम भाषा के आधार पर राज्य बना रहे थे। और हमारी छत्तीसगढ़ भाषा आज पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 200 से 300 वर्ष पुरानी भाषा है जिसका आज भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। और इसी भाषा में छत्तीसगढ़ के संत कबीरदास, गोरखनाथ जी, धर्मदास जी और घासीदास जी ने इस भाषा का उपयोग अपने कविताओं में किया है। मैं संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से आपका ध्यान 2 मिनट में आकर्षित करना चाहूँगा कि मनुष्य की सभ्यता का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ माना जाता है और यहाँ के पहाड़ों में जो चित्रकारियाँ मिली हैं वो लगभग 50,000 वर्ष पुरानी है। ब्राह्मणी का जन्म भी जी सभापति महोदय कंक्लूड किया जाए। ब्राह्मणी लिपि का जन्म भी इसी धरती पर हुआ। और माननीय सभापति महोदय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले दक्षिणापथ फिर कौशल, दक्षिण कौशल के नाम से जाने वाला ये छत्तीसगढ़ हमारी कौशल्या रानी का जन्म स्थान मानी जाती है, जहाँ हमारे राम राजा पैदा हुए कौशल्या जी के गर्भ से और उस रामचंद्र जी की आप हम सब पूजा करते हैं और छत्तीसगढ़ के निवासी विशेषकर रामचंद्र जी को अपना भांजा के रूप में मानते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भांजा के रिश्ते को बहुत पवित्र माना गया है। मैं राम को तो सभी याद करते हैं, ठेकेदारी आप ही तो ठेका नहीं लिए हो, ठेकेदार हो गया है। जी आप तो संत कबीर की परंपराओं को अच्छी तरह से जानते हैं। बैठ जाइए आप। माननीय सभापति महोदय, टोका टोकी न किया। 1741 से 1818 तक हम भोसलों के अधीनस्थ थे। 1800 के बाद 1818 तक हम अंग्रेज शासन के अधीनस्थ थे और उसके बाद हम सीपी बरार के अधीनस्थ थे और तब से हमारी छटपटाहट जागृत हुई। और हम अगर कहें तो हमारी छटपटाहट को आप एक शब्द में सुनने का प्रयास करें, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ है। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ है, हम सजदे में नहीं हैं, आपको धोखा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ के अभ्युदय का समय आ गया है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस छत्तीसगढ़ के विधेयक के लिए हमारे अनेक साथियों ने जो सहयोग दिया उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ने काफ़ी कुछ विकास किया। बापूजी के ग्राम स्वराज के सपने ने, आदरणीय नेहरू जी के
हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो क्रियान्वयन हुआ उसने आदरणीय इंदिरा जी ने, जिन्होंने गरीब क्षेत्र के उन्नति को सर्वोच्च स्थान दिया। और इस बात को कहने में मैं संकोच महसूस नहीं कर रहा हूं कि हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि दूरस्थ अंचलों में मात्र 10 से 15% तक की राशि पहुंचती है। इसी बात पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सोनिया जी ने इस दुख को, इस पीड़ा को समझा और हमें इसमें सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इन आत्माओं की कल्पनाओं को, सपनों को साकार होने का एक अवसर दिया। माननीय, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं। आप तो मध्य प्रदेश के हैं, माननीय सदस्य संत कबीर की परंपराओं को बहुत बढ़िया से जानते हैं। मैं पहली बार बोल रहा हूँ सभापति महोदय, इसलिए आपसे 2 मिनट जाना चाहूँगा। आपके पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य बनना चाहते हैं। समय दे देंगे। आज समृद्धशाली छत्तीसगढ़ का निर्माण होने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में मैं कहूँ तो कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का फूल खिलेगा। कुछ साथियों ने सीधी, शहडोल और मंडला बालाघाट को इसमें शामिल करने की बात कही है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि कभी ऐतिहासिक दृष्टि से न तो इनका मेल मिलाप रहा है, न ही इस क्षेत्र के लोग छत्तीसगढ़ के प्रति कभी प्रेम का प्रदर्शन किए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों को इसमें न मिलाया जाए। अंत में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे और इस सदन से, ये छत्तीसगढ़ का निर्माण न तो किसी धर्म के लिए हो रहा है, न किसी राजनीति के लिए हो रहा है, न किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, न कुर्सी के लिए हो रहा है, न राजनीतिक दल के लिए हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ उस आदमी के लिए हो रहा है जो जमीन जोतता है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिए हो रहा है जो फसल बोता है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिए हो रहा है जो फसल उगाता है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण उस आदमी के लिए हो रहा है जो फसल काटता है, फिर भी अपने परिवार के लालन पालन से वंचित रह जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस आदमी के श्रम को सम्मान देने के लिए, उसके आर्थिक उत्थान के लिए, उसके समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को ये पवित्र सदन समर्पित करे उस आदमी को। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं, छत्तीसगढ़ की माटी इतनी उर्वरा है कि 5 वर्षों में ही भारत में ऐसी समृद्धिशाली राज्य के रूप में आपके सामने उभरेगा, जो सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर होगा, प्रेम का प्रतीक बनेगा। इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कुमारी मायावती।